नमस्कार। देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजेश सक्सेना। ब्लैक बॉक्स में चर्चा एक ऐसे विषय की जिसका संबंध हमारे नौनिहालों से है, जिसका संबंध हमारे देश के बच्चों से है, उनके भविष्य से है। कहते भी हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, बच्चे हमारे देश का भविष्य है। एक वाक्य है जिसको साझा करते हुए आज के ब्लैक बॉक्स की हम शुरुआत करेंगे। बीते दिनों की बात है, मैं सुबह सुबह रेलवे स्टेशन पर बैठकर अपनी ट्रेन के आने का इंतज़ार कर रहा था। उसी बीच मेरे पास दो छोटे बच्चे आए, जिनमें एक की उम्र करीब 5 साल और दूसरे की उम्र लगभग 6 साल के आसपास थी। दोनों के हाथों में पेन के दो दो पैकेट थे। वो मेरे पास आए और मुझसे पेन खरीदने की गुजारिश करने लगे। उनके मासूम से चेहरों को देखकर मेरे मन में अनगिनत प्रश्न कौंधने लगे। उन्हीं अनगिनत प्रश्नों में से कुछ का जवाब पाने के लिए मैंने दोनों से पेन खरीदने की बात कहकर उन्हें अपने पास बिठाया और उनसे बात करने लगा। बातों बातों में उन्होंने बताया कि उनके माता पिता उन्हें स्कूल जाने से मना करते हैं और उनसे काम करने के लिए कहते हैं। उन्होंने आगे बताया कि हम सुबह पेन बेचने का काम करते हैं और दोपहर में एक ढाबे पर बर्तन धोने का काम करते हैं। मुझे यह सुनकर आश्चर्य तो हुआ ही, साथ ही यह सोचकर दुख भी हुआ कि क्या इन बच्चों या इनके जैसे और हजारों बच्चों को जो छोटी उम्र से ही श्रम करने को मजबूर हैं, क्या इन्हें अपना बचपन हंसते खेलते हुए गुजारने का अधिकार नहीं है? क्या इन्हें दूसरे बच्चों की तरह स्कूल जाने का अधिकार नहीं है? आखिर क्यों तमाम सख्त कानूनी प्रावधानों के बावजूद भी हम मानवता के चेहरे पर लगे बाल दास्ता के कलंक को मिटा नहीं पा रहे हैं। आज बात दास्ता या कहें बाल श्रम के तमाम पहलुओं पर, तमाम परिणामों पर, तमाम समस्याओं के साथ इसके क्या समाधान हो सकते हैं, इसकी चर्चा हम करेंगे। जिस वाक्य का हमने आपसे उसकी चर्चा की, ऐसे तमाम दृश्य हमें आए दिन देखने को मिलते हैं। चाहे वो सिग्नल्स, ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, वहाँ की बात करें, बाज़ारों की बात करें, बस स्टैंड्स की बात करें, रेलवे स्टेशनों की बात करें, कारखानों की बात करें, व्यापारिक संस्थानों की हम बात करें, तमाम जगहों पर जो बाल श्रम है उसका इस्तेमाल किया जाता है। जब बात हम बाल श्रम की कर रहे हैं तो सवाल ये भी है कि क्या बाल श्रम सिर्फ भारत की ही समस्या है? पूरे विश्व में ये व्याप्त है। बाल श्रम केवल भारत ही नहीं, अपितु पूरी दुनिया की ये समस्या है, जिससे निपटने के लिए अलग अलग देशों ने कई कदम उठाए हैं। भारत में भी बाल मजदूरी को समाप्त करने के उद्देश्य से कई प्रकार के कानून बनाए गए हैं, जिनमें से बाल श्रम निषेध कानून 1986, कारखाना अधिनियम 1948, राष्ट्रीय बाल श्रम नीति 1987, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना, पेंसिल पोर्टल खदान अधिनियम 1952, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2006 जैसा कानून अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिनके बारे में हम सभी को पता होना चाहिए, जिससे हम अपने आसपास काम कर रहे कम उम्र के बच्चों को इस दलदल से बाहर निकालकर उनका खोया हुआ बचपन उन्हें लौटा सकते हैं। लेकिन इन कानूनों को जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी होगा कि आखिर बाल श्रम क्या है और ये किन किन रूपों में हमारे सामने है। भारतीय संविधान के अनुसार किसी उद्योग, कल कारखाने या किसी कंपनी में मानसिक या शारीरिक श्रम करने वाले 5 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को बाल श्रमिक कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र के श्रम करने वाले लोग बाल श्रमिक की श्रेणी में आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के मुताबिक बाल श्रम की उम्र 15 साल तय की गई है। अमेरिका में 12 साल या उससे कम उम्र के बच्चों को बाल श्रमिक माना जाता है। अब बात आती है कि आखिर किन किन रूपों में होता है बाल श्रम। सामान्यतः जब भी हम बाल श्रम शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में ढाबे पर काम कर रहे,
साइकिल पर पंचर बना रहे या सड़कों पर गुब्बारे या जिसका जिक्र हमने आपसे किया पेंसिल या अन्य चीज़ें जो बेच रहे हैं वो बाल श्रम की श्रेणी में आते हैं। बच्चों की छवि उभर कर सामने आती है, लेकिन हम आपको बता दें कि बाल श्रम भी कई तरह का होता है। जैसे बाल मजदूर, वे बच्चे जो कारखानों, कार्यशालाओं, प्रतिष्ठानों, खानों और घरेलू श्रम जैसे सेवा क्षेत्र में मजदूरी या बिना मजदूरी के काम कर रहे हैं। गली मोहल्ले के बच्चे, इसके अंतर्गत कूड़ा बीनने वाले, अखबार और फेरी लगाने वाले और भीख मांगने वाले बच्चे आते हैं। बंधुआ बच्चे, इस श्रेणी में वे बच्चे आते हैं जिन्हें या तो उनके माता पिता ने पैसों की खातिर गिरवी रखा है या जो कर्ज चुकाने के चलते मजबूरन काम कर रहे हैं। वर्किंग चिल्ड्रन, इसके अंतर्गत वे बच्चे आते हैं जो कृषि में और घर गृहस्थी के काम में पारिवारिक श्रम का हिस्सा हैं। यौन शोषण के शिकार बच्चे, हजारों नाबालिग बच्चे, लड़के लड़कियां यौन शोषण की जद में हैं। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो भारत सरकार की 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अंतिम जो आंकड़े उपलब्ध हैं उसके मुताबिक देश में 10.1 मिलियन बाल श्रमिक मौजूद हैं, जबकि गैर सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत में करीब 5 करोड़ बच्चों से बाल मजदूरी कराई जा रही है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की अगर हम बात करें और यूनिसेफ की एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार कोविड महामारी के प्रभावों के चलते या उसके बाद बाल श्रम में संलग्न बच्चों की संख्या 160 मिलियन हो गई है और लाखों अन्य बच्चे इसके जोखिम में हैं। इतना ही नहीं, चिंताजनक बात तो ये है कि भारत एक ऐसा देश है जहां दुनिया के सबसे ज़्यादा बाल मजदूर रहते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा बाल श्रमिक उत्तर प्रदेश में तकरीबन 8.96 लाख। ये आंकड़ा चूँकि हम 2011 की जो जनगणना है उसके बता रहे हैं, लेकिन ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। उसके बाद बिहार की हम बात करते हैं 4.51 लाख और तीसरे स्थान पर आता है राजस्थान, जहां पर 2.52 लाख बच्चे हैं। इनके अलावा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी बड़ी संख्या में बाल श्रमिक काम कर रहे हैं। वैसे ये आंकड़े लगातार तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। बाल श्रम रोकने के लिए तमाम उपाय लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि तमाम उपायों के बीच इसे रोका क्यों नहीं जा पा रहा है। चलिए पहले जानते हैं भारत में बाल श्रम को रोकने के लिए बनाए गए संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों के कि कौन से ऐसे प्रावधान हैं जिनको इसे रोकने के लिए बनाया गया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बात वही आ जाती है कि प्रावधान तमाम तरह के हैं, कानून तमाम तरह के हैं, लेकिन फिर ये बाल जो श्रम है वो क्यों नहीं रुक रहा है, इस पर लगाम क्यों नहीं लग रही है। अगर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 के अनुसार किसी भी प्रकार का बाल श्रम निषिद्ध है। अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे को किसी भी खतरनाक काम करने के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता है। वहीं नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आने वाला अनुच्छेद 39 बच्चों के स्वास्थ्य और उनके शारीरिक विकास के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश देता है। शिक्षा का अधिकार, ये अहम अधिकार है जो अधिनियम 2009, ये अधिनियम 6 से 14 साल आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का उपलब्ध कराता है। लगातार जो सरकारें हैं वो इस दिशा में काम कर रही हैं कि बेहतर शिक्षा मिले, बच्चे स्कूल जाएं और वो वहाँ पर पठन पाठन करें। लेकिन उसके बावजूद भी जो भी स्थिति है वो पूरी तरीके से पॉजिटिव नहीं है, वो पूरी तरीके से फेवरेबल नहीं है कि बच्चे 100% स्कूल जा रहे हों या फिर वहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हों।
बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986। यह अधिनियम 14 साल के कम उम्र के बच्चों को जीवन जोखिम में डालने वाले व्यवसायों में काम करने पर रोक लगाता है। वहीं राष्ट्रीय बाल श्रम नीति है जो 1987, इसका उद्देश्य बाल श्रम पर प्रतिबंध एवं विनियमन के माध्यम से बाल श्रम का उन्मूलन करना, बच्चों एवं उनके परिवारों के लिए कल्याण एवं विकास कार्यक्रम प्रदान करना और कार्यशील बच्चों के लिए शिक्षा और पुनर्वास सुनिश्चित करना है। वहीं राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना NCLP की अगर हम बात करें तो इस परियोजना का उद्देश्य बाल श्रम से आज़ाद कराए गए बच्चों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में डालने से पहले गैर औपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, मध्याह्न भोजन, वजीफा और स्वास्थ्य देखभाल जैसी महत्वपूर्ण सुविधाएं प्रदान करना है। पेंसिल पोर्टल की जब हम बात करते हैं तो इस मंच का उद्देश्य बाल श्रम मुक्त समाज के लक्ष्य को प्राप्त करने में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला प्रशासन, नागरिक समाज और आम लोगों का सहयोग प्राप्त करना है। बाल श्रम से उत्पन्न समस्याएं, जब हम बात करते हैं कि बाल श्रम से अब किस तरह की जो समस्याएं हैं, किस तरह की चीज़ों का निर्माण इससे हो रहा है और इस दिशा में तमाम प्रयासों के बावजूद ये थम नहीं रहा है, लगातार बढ़ रहा है। बाल श्रम एक सामाजिक, आर्थिक और राष्ट्रीय समस्या है, ये हम सभी जानते हैं। इसके चलते बच्चे एक तरफ शिक्षा से वंचित हो जाते हैं तो दूसरी तरफ सही पोषण ना मिलने के चलते उनके शारीरिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। आपको सुनने में यह अविश्वसनीय लगेगा कि कहीं कहीं बंधुआ मजदूरी कर रहे बच्चों से 20 से 22 घंटे प्रतिदिन काम कराया जाता है। एक मामला राजधानी भोपाल के पास एक फैक्ट्री में भी इसी तरह का आया था। दूसरी तरफ थकने के बाद काम ना कर सकने की स्थिति में उन्हें बिजली से करंट, डंडे से पिटाई जैसी कष्टप्रद शारीरिक यातनाएं भी दी जाती हैं, जिससे बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ता है। ऐसी तमाम सारे जो रिपोर्ट्स है ये बताती हैं। इसके अलावा कई बार ये बच्चे यौन शोषण के लिए गैर कानूनी खरीद फरोख्त, जिसे चाइल्ड पोर्नोग्राफी के दलदल में भी फंस जाते हैं और बच्चों का बचपन इसी बेगार की चक्की में पिसता चला जाता है। समस्या है, लेकिन इसके समाधान की जिम्मेदारी किस पर है? क्या पूरी जिम्मेदारी सरकार पर है या सरकार को जिस तरह तमाम कानूनों, संवैधानिक प्रावधानों पर काम करना चाहिए वे नहीं किए जा रहे हैं? सरकार के साथ ही समाज भी क्या इसके लिए जिम्मेदार है? क्या जिस सिस्टम की आवश्यकता है इसे रोकने के लिए वो सिस्टम अभी तक डेवलप नहीं हो पाया है? क्योंकि जब हम बात करते हैं कि भारत, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से देखा जाए या हम अन्य दृष्टि से देखें, और सशक्त हो रहा है, शक्तिशाली होता जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में भारत विश्व की तीसरी आर्थिक शक्ति बनने जा रहा है। लेकिन ऐसे में जब ये तमाम सारी चीज़ें हैं और जब इस तरह की स्थितियां, परिस्थितियां इस देश में व्याप्त हैं, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि जिस हम तीसरी ताकत, आर्थिक क्षेत्र में तीसरी आर्थिक शक्ति बनने की बात कर रहे हैं, ऐसे में ये क्या जस्टिफाई हो सकता है? समस्या के अलावा समाधान की दिशा में क्या हम सोचते हैं? भारत में लगभग 80% बाल श्रम ग्रामीण क्षेत्रों में होता है। ऐसे में पंचायतें बाल मजदूरी को रोकने में एक प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं। ये समाधान की तरफ कुछ ऐसे पहलू हैं जिन पर अगर हम देखें, जिन पर अगर हम सोचें तो शायद इसके एक बेहतर परिणाम आ सकते हैं। हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हम विकास की बात कर रहे हैं। बाल श्रम से निपटने के लिए अगर बात की जाए, बाल श्रम से निपटने के लिए तो मौजूदा भारतीय कानूनों को प्रभावी ढंग से
कार्यान्वित किए जाने के साथ उनमें एकरूपता लाने की जरूरत है। बाल श्रम कानूनों का उल्लंघन करने पर प्रदत्त दंड गंभीर और सुसंगत होना चाहिए। सरकार को गरीब और कमजोर परिवारों की व्यापक सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सहायता प्रदान करनी चाहिए ताकि वे विवश होकर बाल श्रम का सहारा न लें। इसमें नियमित नगद हस्तांतरण, सब्सिडी, पेंशन, स्वास्थ्य बीमा, खाद्य सुरक्षा जैसे उपाय शामिल किए जा सकते हैं। इसके अलावा सरकार को स्कूल में नामांकन नहीं कराने वाले या स्कूल छोड़ देने वाले बच्चों पर भी गौर करना चाहिए और उन्हें ब्रिज एजुकेशन, व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसी सुविधाएं मुहैया करानी चाहिए। सरकार द्वारा नागरिक समाज के जो संगठन हैं, मीडिया, निगमों और नागरिकों को सहयोग से बाल श्रम के हानिकारक प्रभावों और बाल अधिकारों के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए। सरकार को संघर्ष, आपदाओं, महामारी या आर्थिक असंतुलन जैसी आपात स्थितियों एवं संकटों पर जो बाल श्रम के जोखिम को बढ़ा सकते हैं, तुरंत प्रतिक्रिया एवं कार्यवाही के लिए तैयार रहना चाहिए ताकि प्रभावित बच्चों और परिवारों को संकट के दौरान और उसके बाद शिक्षा एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा सके। हालांकि बचपन बचाओ आंदोलन, कैलाश सत्यार्थी, चिल्ड्रन फाउंडेशन, चाइल्ड फंड, तमाम सारे ऐसे संगठन हैं, एनजीओज हैं जो इस दिशा में काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह के प्रयास या जिस तरह के काम अभी तक किए गए वो नाकाफ़ी हैं। अभी इस पर और गहन चिंतन की आवश्यकता है, एक ठोस रणनीति की आवश्यकता है जिस तरह से इस तरह की चीज़ों को रोका जाए। जिस तरह के दृश्यों को जो हमने अपनी स्क्रीन पर कुछ चित्र आपको दिखा रहे हैं, ऐसे चित्रों को भारत देश से रोका जाए। क्योंकि जब हम बात लगातार, मैंने पहले भी कहा कि जब बात हम भारत की कर रहे हैं, भारत के विकास की कर रहे हैं, विश्व बिरादरी में जिस तरह से भारत ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है, हमने देखा कि पीएम मोदी जिस तरह से रूस दौरे पर गए, तमाम सारे समझौते वहाँ पर हुए, अलग अलग सेक्टर्स में हुए और वहाँ से उन्होंने ये भी कहा कि किस तरह से भारत आर्थिक क्षेत्र में मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, किस तरह से भारत आने वाले समय में तीसरी ताकत आर्थिक क्षेत्र में बनने वाला है। जब ये तमाम सारी चीज़ें होती हैं तो मुझे लगता है कि अगर इस तरह की चीज़ों को देश से नहीं रोका गया, बाल श्रम पर काबू नहीं पाया गया, तो मुझे लगता है कि तमाम सारे तरह के जो विकास हैं, जो डेवलपमेंट हैं, वो नाकाफ़ी होंगे। कुल मिलाकर निचोड़ इसी बात को लेकर निकलता है कि अगर बच्चों को बेहतर शिक्षा दी जाए, खास तौर पर हम उन बच्चों की बात कर रहे हैं जो अभी भी स्कूल नहीं जा रहे हैं और स्कूल ना जाने के चलते, बेहतर शिक्षा ना मिलने के चलते, पारिवारिक वातावरण में आर्थिक तंगी के चलते अगर इनको नोटिफाइड नहीं किया गया, अगर इनको नोटिस नहीं किया गया, तो मुझे लगता है कि इस तरह की जो चीज़ें हैं उस पर अंकुश नहीं लग सकता। सरकार को, कोई भी सरकार हो, उसको ऐसे बच्चों को चिन्हित करना होगा, कहीं ना कहीं उनको इस धारा में जोड़ना होगा। तमाम तरह के अभियान चलते हैं, जब जैसे ही नया शिक्षा सत्र आता है तो स्कूल चलो हम अभियान, लेकिन ठीक है, एक दिन जिस दिन स्कूल की शुरुआत होती है हम कहते हैं स्कूल चलो अभियान की हम शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन क्या इससे पहले अगर इसकी एक बेहतर तैयारी की जाए, उन बच्चों को भी देखा जाए जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, जो शिक्षा ग्रहण नहीं कर रहे हैं, जो बाल मजदूरी में लगे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि शासन प्रशासन को ये दिखता ना हो कि जो बाल श्रमिक हैं किन होटलों में काम कर रहे हैं, किन कारखानों में काम कर रहे हैं, कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं, और सड़कों में जिस तरह की चीज़ें, जैसे दृश्य दिख रहे हैं जिसका जिक्र मैंने पहले भी कहा। अंत में इतना ही कहा जा सकता है
कि बाल मजदूरी देश की प्रगति में एक बाधा है। इसलिए देश को आर्थिक समृद्धि की पटरी पर तेजी से दौड़ाने के लिए बाल मजदूरी को पूरी तरह से समाप्त करना होगा। आखिर बच्चे ही तो देश का भविष्य हैं। बच्चों के विकास के बगैर किसी भी देश का दीर्घकालिक और टिकाऊ विकास नहीं हो सकता। सुरक्षित बचपन से ही सशक्त भारत का निर्माण संभव है। इस तमाम चर्चा के बीच मशहूर शायर बशीर बद्र का एक शेर याद आता है, उड़ने दो परिंदों का अभी शोक हवा में, उड़ने दो परिंदों का अभी शोक हवा में, फिर लौट के बचपन के ज़माने नहीं आते। हमारी खास पेशकश ब्लैक बॉक्स में बस इतना ही। देश न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।